गुड मॉर्निंग क्लास 7 हिंदी ग्रामर में आज हम अध्ययन करेंगे संधि पर। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने मौखिक रूप से आपको संधि के विषय में जानकारी प्रस्तुत की थी, आपको जानकारी प्रदान की थी, लेकिन आज हम पुनः उन्हीं संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि के नियम क्या होते हैं, कैसे नए वर्णों का निर्माण होता है और कैसे नए वर्णों का निर्माण होने के बाद कैसे नए शब्द बनते हैं, आदि सब नियमों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे और इस पर हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पहले जान लेते हैं मौखिक रूप में कि संधि क्या होता है, इसके अर्थ के विषय। तो संधि दो वर्णों का जोड़ होता है, यानी कि जब दो वर्ण जुड़ करके एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं तो उन्हें ही हम संधि कहते हैं। यानी कि जब दो वर्ण जुड़ते हैं और उसमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी वो वर्ण बदल जाते हैं, चाहे वो मात्रा रूप में बदल जाए या फिर नए वर्ण के रूप में बदल जाए, उन्हीं प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं, एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। ये मुख्य तीन संधि होते हैं, तीन संधि हैं और इनके भी अपने अपने भेद होते हैं। जैसे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, एक होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्ध स्वर संधि, चौथा होता है यण स्वर संधि और पांचवा होता है अयाज स्वर संधि। ये आपके जो 7 स्तर तक के जो आप संधि पढ़ रहे हैं, इसमें से 5 भेद स्वर के विषय में बताया जाता है। स्वर के 5 भेद होते हैं, लेकिन अन्य स्तरों पर इसके 8 भेद भी होते हैं, लेकिन आपको इसमें केवल 5 प्रकार के ही भेद पढ़ाए जाएंगे। और विसर्ग में भी अपने कई भेद होते हैं, इनके भी अपने अपने कई नियम होते हैं। इनमें वर्णों के माध्यम से का वर्ण, ता वर्ण, टा वर्ण और ना वर्ण, ये सब जितने भी वर्ण हैं इनके माध्यम से इनके भी कई डिवाइड हो, कई प्रकार से ये बनते। उसी प्रकार विसर्ग संधि भी होता है, जो पहले विसर्ग आता है, विसर्ग के बाद जब कोई व्यंजन के माध्यम से दोनों जोड़ते हैं, नए वर्ण का विकार उत्पन्न करके नए वर्ण बना देते हैं और नए वर्ण बनाकर नए शब्द बन जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के होते हैं, तीनों में अपने अपने नियम, अपने अपने भेद, अपने अपने नियम अनुकूल से बंधे होते हैं और उन्हीं को हम जोड़ करके एक नए संधि का निर्माण करते हैं, नए वर्ण का निर्माण करके नए शब्द का निर्माण करते हैं और नया शब्द बना करके नए अर्थ प्राप्त कर लेते हैं। तो इन्हीं प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। तो आज हम पुनः आपको इन्हीं संधि के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आप भी इन्हीं संधि को, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, ये महत्वपूर्ण है आपके विषय के लिए, ये ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके विषय में आप भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करिए और पुनः जानकारी प्राप्त करने के बाद इस पर अभ्यास करिए, इस पर आप पुनः ज्ञान प्राप्त करते रहिए अभ्यास के माध्यम से। तो हम चलते हैं कि संधि के विषय में आपको जानकारी प्रस्तुत करने। तो सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे हम वर्णों के मेल के विषय में, कि वर्ण कैसे वर्ण जुड़ते हैं, किस प्रकार से नए वर्ण बनते हैं और किस प्रकार से नए शब्द बन जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कई होते हैं, जैसे 52 वर्ण टोटल हो जाते हैं स्वर और व्यंजन को मिलाकर। उन्हीं 52 वर्णों में से उनको हम जोड़ते हैं और नए नए वर्ण बनाते हैं, नए नए शब्द बना लेते हैं, तब जाकर के नए अर्थ प्राप्त करते हैं, उसी को अर्थ करा, उन्हीं शब्दों से वाक्य बन जाता है, उन्हीं वाक्यों से एक अर्थ समुचित अर्थ निकलने लगता है। तो जैसे अगर कोई भी वर्ण अगर ऐसे केवल हम जोड़ेंगे नहीं, लिखेंगे केवल ऐसे लिखा रहेगा, तो उसको हम जोड़े तो कैसे उसके अर्थ को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो उन्हीं को जब जोड़ते हैं तो एक शब्द बना लेते हैं, जैसे का लिख दिया, इसको जोड़ लिया, माँ लिख दिया और ला लिख दिया, इसको जोड़े तो ये बन गया कमल। अब कमल का एक सार्थक अर्थ हो गया, तो इसको हम लिखेंगे फिर जो तालाब में, यानी तालाब में विकसित पुष्प जो होता है उसे कहते हैं कमल। तो एक सार्थक अर्थ की प्राप्ति हो जा रही है। तो यहाँ पर वर्ण को जब हम जोड़ते हैं, ऐसे विभिन्न वर्णों को जोड़ करके नए शब्द बना लेते हैं, उन्हीं प्रक्रिया को संधि कहते हैं। संधि को मतलब जोड़ना होता है, जैसे एक एक हम जोड़ने में 2 हो जाता है, 2 जोड़ने में 4, उसी प्रकार को वर्णों को जोड़ते हैं, उसी प्रकार से नए वर्ण की प्राप्ति हो जाती है, उसी को हिंदी में हम संधि कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है कि ये वर्ण कैसे जोड़ते हैं, स्वर वर्ण के विषय में पहले बात कर लें। जैसे हम आ को जोड़ लिया, आ प्लस आ, यानी कि दीर्घ हस्वा को जोड़ेंगे तो ये बदल करके दीर्घ आ में बदल जाएगा। ठीक। अगर हम आ हस्त लिखते हैं और दीर्घ आ लिखते हैं, फिर इसको हम जो जोड़ लिया तो ये भी दीर्घ आ बन गया।
ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम ई और हंसी दोनों हंसी को जोड़ लेते हैं यानी छोटी जिसे कहते हैं, तो ये भी दीर्घ ई बन जाएगा। दीर्घ ई को जोड़ेंगे दीर्घ ई का ही रूप रहेगा। उसके बाद हम ऊ जोड़ते हैं, ऊ प्लस ऊ, तो यहाँ पर दीर्घ ऊ बन जाएगा। ठीक, तो ये दीर्घ का निर्माण होगा। अगर हम फिर असमान स्वर को जोड़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए आ और ई को जोड़ लिया, ठीक, तो यहाँ पर आई को जोड़ा तो ए बन गया। ठीक, फिर आ प्लस ओ को जोड़ लिया, ऊ को जोड़ लिया ऊ, सॉरी, तो यहाँ पर आओ को ओ हो जाएगा। तो ये नए वर्ड बन गए, नहीं बन गए। ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से हम ई प्लस आ को जोड़ लिए उल्टा करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ऊ प्लस आ को जोड़ लिया तो यहाँ क्या बन जाएगा, वर्ड व्यंजन बन जाएगा। तो इसी प्रकार को हम वर्डों को जोड़ते हैं और वर्डों को जोड़ करके एक क्या बना लेते हैं, नए वर्ड बना लेते हैं। फिर नए वर्डों को जोड़ लेते हैं, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, नए शब्द बन जाते हैं, नए शब्द से नए अर्थ प्राप्ति होने लगती है। इन्हीं सब प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम पहले हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि का। स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि के भी हम लोग को वीडियो में बताए हैं कि 5 भेद होते हैं। 5 भेदों के पांचों भेद के अपने अपने नियम होते हैं, अलग अलग 5 भेद हैं। पांचों भेद के अपने नियम होते हैं, अपने नियमों के अनुसार ये संधि बनते हैं। उन्हीं के अनुसार नए वर्ड में विकार उत्पन्न होता है, नए वर्ड को हम जोड़ते हैं, नए वर्ड बना लेते हैं और वो बन करके प्रयोग में होने लगते हैं। प्रयोग के बाद शब्द बनते हैं, शब्द से फिर अर्थ निकलता है। तो ये हम पांचों पहले स्वर संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। 5 जो स्वर हैं आपके स्वर संधि, उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे दीर्घ स्वर संधि का। स्वर संधि में सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे दीर्घ स्वर संधि का। पहला दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि ये पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जिसका नाम है तथा गुणे, यानी कि जब दोनों वर्ण को जोड़ेंगे तो उसके जो वर्ण होते हैं दीर्घ हो जाते हैं। जैसे हस आ है और आ को मिला दिया तो दीर्घ आ बन जाएगा। हस ई है फिर ई को मिला दिया फिर दीर्घ ई बन जाएगा। मतलब इसमें समान वर्ण आते हैं, पहला समान वर्ण रहेगा जो वर्ण, वही उसके बाद भी वही समान वर्ण आएगा और उन वर्णों को जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, दीर्घ वर्ण बन जाएगा। तो इसका पहला नियम यही है कि जब आ ई ऊ के बाद ठीक समान स्वर आए तब क्या होता है कि दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ वर्ण हो जाते हैं। तब दोनों मिलकर दीर्घ वर्ण में बदल जाते हैं। मतलब जब जो वर्ण हमने लिखा यानी आ ई यानी दोनों हस्वा और दीर्घा, दीर्घ ई और हस्ती और हस्त ऊ और दीर्घ ऊ के बाद फिर उसी प्रकार से समान वर्ण आ जाए तो वहां पर क्या होता है, जो हस्त होता है वो वर्ण क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। अगर दीर्घ दोनों आते तो दीर्घ का दीर्घ ही रहेगी, क्योंकि दीर्घ से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है वर्ण में। तो यहाँ पर जैसे हम एक समझाने के लिए आपको उदाहरण रूप जैसे हमने आज लिख दिया, कहने का क्या ये है नियम में कि आ के बाद आ आए, आ के बाद फिर हस आ जाए, ये
हस आ जाए तो यहाँ पर दोनों को जब योग कर देंगे, दोनों को संयुक्त करेंगे तो ये यौगिक क्या होगा, हो जाएगा दीर्घा हो जाएगा। इसका इन वर्णों का यौगिक वर्ण क्या होगा, परिवर्तित, वो हो जाएगा दीर्घा। ठीक, इसी प्रकार से अगर और हम देखते हैं तो हस आ मान के लिखा और उसके बाद दीर्घा लिख दिया। दीर्घा आ रहा है, पहले ये हस आ आया, उसके बाद जब आया तो दीर्घ आ गया, फिर दोनों का योग किया तो दोनों जब यौगिक हो जाएंगे तो फिर पुनः क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिवर्तन में जब ये बदलेगा तो इसमें भी दीर्घ आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये दीर्घ आ है इसमें और ये हस वाले के दोनों को जोड़े दीर्घ आ से बड़ा कोई आ नहीं होता है और छोटा नहीं, यहाँ पे दीर्घ आ ही रहेगा। फिर उसी प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हम अगर ई और समान वर्ग ई आ रहा है ना, तो इसको जब हम दोनों को जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। ये दीर्घ स्वरसन का लिखा हुआ है, दीर्घ स्वरसन में ये उसी प्रकार से दीर्घ जब वर्ण में परिवर्तित जिस वर्ण जो जब किसी संधि में जो वर्ण मध्य का दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वरसन। ठीक, अब जैसे मान लीजिए दीर्घ ई लिखा और दीर्घ ई लिखा तो दीर्घ का दीर्घ ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, परिवर्तित होकर एक दीर्घ ई ही रहेगा, क्योंकि दीर्घ से बड़ा कोई स्वर ई से होता और ई होता नहीं, दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जाएंगे। इसी प्रकार दीर्घ आ आता है, तब ये दीर्घ आ ही होगा। इसी प्रकार हम उ लिखा और उ लिख दिया और जो दोनों का योग किया तो ये यौगिक होकर के क्या बन जाएंगे, दीर्घ बन जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम दीर्घ उ लिखते हैं, हस उ लिखते हैं तब भी दीर्घ उ हो जाएगा। अगर हस उ है यानी छोटा उ और उसके बाद दीर्घ उ है यानी बड़ा उ, उसको बाद जोड़ेंगे तब भी दीर्घ उ बनेगा। तो यहाँ पर जब कहने का प्रयास ये है कि जब कोई वर्ण हो, कोई स्वर वर्ण आए, उसके बाद फिर कोई समान स्वर आ जाए, स्वर वर्ण आ जाए, यानी चाहे वो दीर्घ में स्वर हो चाहे हस में, तब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ स्वर वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। उन्हीं प्रक्रिया को हम कहते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। तो यहाँ पर अब हम एक शब्दों के माध्यम से डिवाइड करके उनके उदाहरण को हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर समझते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने जैसे आपके हमने लिख दिया, मान लीजिए पुस्तक, ये पुस्तक लिख दिया, धन आले लिख दिया। ठीक, पुस्तक धन आले लिख दिया। तो यहाँ पर दो, एक पूर्व पद है, पूर्व पद का मतलब पहला शब्द और द्वितीय पद है यानी दूसरा शब्द। और इसमें हम ध्यान कहाँ पर देना है, हमें पहले पद के हम आखिरी वर्ण पर ध्यान देंगे, जैसे का वर्ण है, ये का वर्ण, इस पर हमें ध्यान देना है। और यहाँ पर पहला वर्ण जो दूसरा पद है इसके पहले वर्ण पर हमें ध्यान देना है। अब इसी को हम देखेंगे क्योंकि ये वर्णों को जोड़ना है ना, शब्दों को, शब्द को समास में जोड़ते हैं और संधि में वर्ण जोड़ते हैं, तो वर्णों को जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने देखा था ये का है। अब का आपने पूर्व शिक्षण वर्ग में अध्ययन किया होगा, यानी पूर्व क्लास में आपने अध्ययन किया था कि बिना स्वर की सहायता से हम कोई व्यंजन का उच्चारण नहीं करते। अगर केवल व्यंजन लगा है, लिखा है और उस पर हलंस नहीं लगा है तो ये समझ जाए कि वो आ की सहायता से बोला जा रहा है, उच्चरित है, क्योंकि जब स्वर उसमें मिल जाता है तभी उसका उच्चारण संभव हो पाता है। व्यंजन का नियम होता है कि बिना किसी स्वर के सहायता से उच्चरित नहीं होता है, नहीं तो वो आधा व्यंजन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर मिला हुआ है। अगर यहाँ पर कहाँ पर आ की मात्रा बड़ी लगी होती तो ये इसका पता लग जाता है कि इसमें बड़ा आ है। ठीक, अगर ओ की मात्रा लगी होती तो ये स्वर ओ की का योग है, इसमें ये मान लिया जाता है, ओ की मात्रा को मान लिया जाता है। यदि यहाँ पर का क्या है, केवल है यानी खाली है, इसमें किसी मात्रा का प्रयोग नहीं है, तो इसमें इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पर हस आ का प्रयोग है, मतलब हस आ है, इसलिए का में क्या है, आ है। और अब द्वितीय हम पद के पहले वर्ण पर जाते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ये दीर्घ आ है, दीर्घ आ है। तो दोनों का जब हमने योग किया तो आपको नियम के पूर्व में हमने नियम में समझाया है कि जब समान वर्ण आ जाए, चाहे वो दीर्घ आ हो चाहे हस आ हो, दोनों का योग होता है जब
क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। अब दीर्घ आ को जब हम जोड़ेंगे इनको तो आप क्या लिखेंगे, दीर्घ आ हो गया, ये दीर्घ आ है, तो ये क्या होता है, जब दीर्घ आ इसमें हमने जोड़ दिया तो जब ये जुड़ गया तो आ क्या हो जाता है, मात्रा रूप में प्रयोग हो जाएगा। इसको मात्रा रूप में प्रयोग करेंगे तो किस पर करेंगे, इसको हटा करके का पर मात्रा के रूप में प्रयोग कर देंगे। ठीक, का पर मात्रा के रूप में प्रयोग कर देंगे और बाकी जो दो और वर्ण है इसको इसे लिख देंगे पूर्व की भाग। तो यहाँ पर इसको हमने जोड़ा तो यहाँ पर लिख दिया पुस्तकालय, पुस्तकालय। अब यहाँ का आ जो है यहाँ पर मात्रा रूप में प्रयोग हो गया तो यहाँ पर पुस्तकालय हो गया। तो दो शब्दों को, दो जो शब्द हैं उनको हम संध के माध्यम से एक शब्द में परिवर्तित कर दिया, एक शब्द में परिवर्तित हो गया। तो पुस्तकालय का अर्थ होता है जहाँ पर पुस्तकें एकत्रित होकर संग्रहित रहती हैं, जिसे लाइब्रेरी इंग्लिश में कहते हैं, उन्हीं को एक अर्थ में इसको प्रस्तुत करने में। तो यहाँ पर देखा दो शब्द हैं अलग अलग, एक है पुस्तक एक है आलय, यानी आलय मतलब घर होता है, पुस्तक मतलब किताबें होती हैं। तो यहाँ दोनों शब्द के अलग अलग अर्थ है, लेकिन संध के माध्यम से ये क्या हो गया, इसको हम जोड़ दिए, दोनों शब्द को एक शब्द में मिला दिया, दोनों का अर्थ निकल शब्द में निकाल दिया। तो यहाँ पर ये हो गया स्वर संधि, ये 3 स्वर संधि का नियम है। ठीक है, अब हम एक और देख लेते हैं, इसमें आपकी बुक में ही दिया हुआ है धर्म धन अर्थ, धन धर धन अर्थ हो गया। अब इसको हमने आपको पहले भी बता दिया, आपको इस पर नहीं ध्यान देना है। ठीक, आपको केवल अब माँ पर ध्यान देना है। माँ क्या है, खाली, ये मात्रा युक्त नहीं है, इसका मतलब में आ है, आस्वर है, और यहाँ पर भी दिया ही है। दोनों को नियम में जोड़ा गया तो क्या बन गया, दीर्घ आ बन गया। ठीक है, अब दीर्घ आ को क्या करेंगे, जब इसको जोड़ देंगे दोनों शब्दों को तो आ का क्या हो जाएगा, आ का आ हो गया है, तो आ करके मात्रा में प्रयोग हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। क्या हो गया, धर्मार्थ हो गया। शब्द दो है और जोड़े तो एक शब्द बन गया धर्मार्थ, क्योंकि यहाँ पर आ जो है दोनों को जोड़ने पर दीर्घ आ गया, जहाँ मात्रा का प्रयोग होने लगा। हमने लिख दिया धर्मार्थ को जोड़ा, अब इसका अर्थ हो जाएगा धर्म के लिए। ठीक, धर्म के लिए। ठीक है, अब यहाँ अगर देखा जाए तो तब तो समाज भी हो रहा है, क्योंकि अब ये शब्द है, यहाँ मान लीजिए शब्द निकाला तो जब शब्द को एकत्रित करते हैं तो यहाँ धर्मार्थ बन गया, यहाँ ये समास हो गया। जब समास को जोड़ते हैं तो शब्दों को एकत्रित करते हैं, कई शब्द दिए रहते हैं, शब्दों को हम जोड़ करके एक शब्द बना देते हैं, वहाँ पर समास हो जाता है। लेकिन जब दोनों को जोड़ देते हैं तब वहाँ पर संधि हो जाता है। यहाँ पर अब यहाँ पर एक समास बन रहा है, समास को जब हम संक्षिप्त करेंगे तो यहाँ पर धर्मार्थ बन जाएगा। लेकिन समास नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं संधि, तो यहाँ पर संधि इसका मतलब ये धर्म के लिए हो गया। तो दो शब्द हैं और जो दोनों को शब्द के माध्यम से जोड़ा तो एक शब्द बन गया, शब्द का एक अर्थ निकलने लगा। तो दीर्घ स्वर संधि में हमने आ वर्ण के विषय में आपको समझा दिया, आ वर्ण के विषय में। उसके बाद हम आपको थोड़ा से ई और उ वर्ण के विषय में जानकारी प्रदान कर देते हैं कि कई इसी प्रकार से हम ई वर्ण वालों को समान वर्ण वालों को भी जोड़ते हैं और उ भी समान वर्ण वाले शब्दों को भी जोड़ करके ऐसे शब्द बना लेते हैं। तो इसके विषय में हम आपको जानकारी दे देते हैं 2 उदाहरण के माध्यम से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उदाहरण ई वर्ण का, जैसे हमने लिख दिया कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र लिख दिया। तो यहाँ पर हमने अनुस्वार लगा देंगे, ना लिख लीजिए, आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अनुस्वार लगा देंगे तो पंचम वर्ण जो ना या नमा होता है वो इसका मान लिया, क्योंकि हमने यहाँ अनुस्वार हटाकर ना लिख दिया डायरेक्ट। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। फिर हमने कवि इंद्र लिखा मान लीजिए, तो पूर्व की भांति जैसे हमने पूर्व में आपको आ वर्ण के विषय में बताया था, उसी प्रकार आप इस पर भी ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पद वाह है, इस पर क्या मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा है। यहाँ पर हस्त ई की मात्रा है, तो यहाँ पर हम ई को लिखा,
मान लीजिए को मान लीजिए कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपको देख करके और पहचान करके यहाँ पर छोड़ कर लिख देंगे। हम आपको समझाने के लिए इसको हम लिख करके आपको बता दे रहे हैं ऐसे ही होता है। और दूसरा पद है, इसका पहला वर्ण ई है, तो यहाँ पर हस्त ई आ गया, दोनों को जोड़ दिया, इसका यौगिक किया हमने, संयुक्त किया दोनों वर्णों को, तो ये क्या हो गया, ये हो गया दीर्घ ई हो गया। क्या हो गया, दीर्घ ई हो गया, दोनों को जोड़ दिया दीर्घ हो गया। अब यहाँ पर विकार क्या उत्पन्न होगा दोनों को जोड़ने से, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर दीर्घ ई आ रहा है, तो ये जो मात्रा है दोनों को जोड़ दिया, ये आकर के इसमें मिल गया, तो ये मात्रा क्या हो गया, दीर्घ हो गया, यानी दीर्घ ई की मात्रा लगेगी अब इसमें। तो जब इसको इसमें लाएंगे तो दीर्घ ई आएगा, तो दीर्घ ई की मात्रा हम यहाँ पर प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और ई इसमें मिल गया तो ये लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा ये क्या, कबीन। क्या हो जाएगा, कबीन। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम गिर धन ईस को हम जोड़ लेते हैं एक बार, इसको भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर गिर में देखा लास्ट वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, तो यहाँ पर दूसरा स्वर क्या है, जो पहले पद का आखिरी जो वर्ण उसका स्वर क्या है, छोटी ई है, यानी हस्त स्वर है, और दूसरे वर्ण का पहला वर्ण बड़ी दीर्घ स्वर है, बड़ी किसे कहते हैं, तो दीर्घ ई हो गया, दोनों का योग किया तो ये मिलकर क्या हो गया, दीर्घ ई हो गया। ठीक, दीर्घ ई होगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये आगे किसमें मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यहाँ इसका लोप हो जाएगा, ये जब इसमें आकर मिलेगा तो इसको हटा देंगे, अब इसकी मात्रा के रूप में इसमें प्रयोग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक, ग्रीस का होता है, शिव शंकर भी होता है जो पर्वत पर निवास करते हैं, और ग्रीस का मतलब होता है हिमालय, जो पर्वतों का राजा है हिमालय। तो यहाँ पर हो गया ना, दोनों को एक शब्द में जोड़ दिया। तो आपने देखा कि ई वर्ण वाले भी इसी प्रकार से वर्ण बन जाते हैं, यानी कि समान हो, जब कोई वर्ण स्वर हो उसके बाद पुनः उसी की संभात पुनरावृत्त उसी स्वर वर्ण का पुनरावृत्त हो जाता है, तब दोनों को जोड़ करके दीर्घ स्वर वर्ण बन जाते हैं। तो वही वर्ण आना चाहिए, चाहे वो दीर्घ में आए और चाहे हस्त में आए, दोबारा वही स्वर आना चाहिए, चाहे दीर्घ स्वर आए चाहे हस्त स्वर आए। तो ई आ के बाद आए, ई के बाद ई आए, ऊ के बाद ऊ आए, वहाँ पर दीर्घ स्वर का वही दीर्घ स्वर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, असमान में समान होना चाहिए। अब एक और हम देख लेते हैं यहाँ पर ऊ वर्ण वालों को। ठीक है, तो हमने लिख दिया, मान लीजिए वधु धन उत्सव। ठीक, वधु धन उत्सव हो गया। यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगी है, यहाँ छोटा हुआ, यहाँ पर हम बड़े और छोटे को जोड़ेंगे। अब जब समान वर्ग को जोड़ने की बात कही, चाहे वो दीर्घ पहले हो चाहे बाद में हो, चाहे हस्त पहले हो चाहे बाद में, उनके जब दोनों को जोड़ेंगे तो वहाँ पर दीर्घ स्वर ही आएगा, तो दीर्घ ऊ भी यहाँ पर आ गया, तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये को इसमें मिल गया, इसको केवल लोप कर देंगे, और ये दीर्घ में है ही पहले से, तो इसको हम बदलेंगे नहीं, बल्कि वधूत्सव ऐसे ही लिख देंगे, वधूत्सव एक शब्द में इसको जोड़ देंगे, एक शब्द बना देंगे। ठीक, वधूत्सव का मतलब क्या होता है, जो हम घर में जो विवाह संपन्न हो जाते हैं वहीं पर उसके बाद में घर पर आने के बाद जो उत्सव करते हैं, जो खुशियाँ मनाते हैं, उसी को उत्सव। ठीक है, यहाँ पर आगे हम देखते हैं एक और, मान लीजिए हमने ऊर्जा लिख दिया, भू धन ऊर्जा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों जो वर्ण है दोनों दीर्घ है, तो दीर्घ जुड़ करके दीर्घ ही होगा, क्योंकि दीर्घ से बड़ा कोई स्वर और नहीं होता है, तो दीर्घ का दीर्घ ही होगा। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे तो ये इसमें आपको सम्मिलित हो गया, तो इसको हटा करके बाकी हम को जार को जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जब समान वर्ण आपस में मिलते हैं और एक नए स्वर वर्ण
दीर्घ स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं तो उन्हीं प्रक्रिया को क्या कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो ये पहला नियम स्वर संधि का आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया। इसके विषय में हमने कुछ जानकारी प्रस्तुत की, आप पर इस पर चर्चा भी किया। आप लोग भी इस वीडियो को अवलोकन करने के बाद, दृष्टिगत करने के बाद पुनः अपने पाठ्य पुस्तक जो शब्द ऐसे दिए हुए दीर्घ स्वर संधि के, उनको अलग अलग टिक करके ऐसे ही आप निकाल करके नए शब्द बनाइए। अपने दूसरे कोई और भी पुस्तक या अपने विचार से कोई भी ऐसे शब्द उनको लिख करके आप बनाकर उनका अभ्यास करिए और इनके विषय में जानकारी प्राप्त करिए और उसके विषय में गहन अध्ययन करिए। पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में आपको गुण स्वर संधि या फिर स्वर संधि के विषय में अध्ययन कराएंगे और चर्चा करके इस पर जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक थैंक यू।